हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लिया जाए तभी आप कर पाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional on the distance traveled by the body। तो पहले इस एक्सप्रेशन को समझ लिया जाए कि ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे F फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, तो ये बॉडी जो है डिस्प्लेस कर जाएगी अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट D अगर है तो ये इस पे जो हम इस बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है, इस बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन इस जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वर्क डन जो है W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। यही तो कह रहा है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, उतना ही फोर्स कॉन्टिन्यूअस लगाया जा रहा है। तो इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो हमने वर्क डन किया है इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर, डी डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है वर्क डन तभी होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो F मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्लियर है ये चीज? तो वर्क डन जो है वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे किसके? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। चलिए, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional on the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the direct distance traveled by the body is first one 2 units and second one 0 unit। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वर्क डन है, लेट वर्क डन इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x। ठीक, कांस्टेंट जो फोर्स है, ठीक, वो आपका, एंड कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये सारी चीजें, ये तो गिवन है कांस्टेंट फोर्स, तो हमने माना है वर्क डन को y और डिस्टेंस को हमने x माना। तो वर्क, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्क डन जो है यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जब बच्चों क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब साइन हटती है तो एक कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ कोफिशिएंट लग जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू कोफिशिएंट इसके साथ जुड़ जाता है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, मान लें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5x। तो वो कांस्टेंट जो है वो क्या है आपका, जो इसके साथ ऐड हो गया है, अटैच हो गया है, वो है 5। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा तो इसके साथ एक कोफिशिएंट वैल्यू जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कोफिशिएंट वैल्यू, चूंकि अब ये है वर्क डन, ये है डिस्टेंस, और हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5x, या फिर y माइनस
5x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट 4 एज 5 यूनिट। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें अगर, या ये ग्राफ तो हो गया, ये इक्वेशन बन गया आपका। अब आपको ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू 5x, यानी कि हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे, उस ऑर्डर पेयर की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक लिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये y इज इक्वल टू जो 5x है, इसी की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। हमने क्या निकाला था, y इज इक्वल टू 5x। चलिए एक टेबल बना लेते हैं x और y में, x और y में एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है। ठीक है, दो ही ऑर्डर पेयर चाहिए हमें, दो ऑर्डर पेयर बहुत है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। y इज इक्वल टू 5x है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जब 0 था तो हमारा y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 0 आया। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 0,0 है, ओरिजिन। ठीक, इसको O पॉइंट मान लें, O। ठीक, अच्छा अब x इज इक्वल टू जरा 5 रखें, व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक, x इज इक्वल टू 1 रखें तो देखें y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो x इज इक्वल टू 1 पे 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, अब 1,5 देखिए ये है आपका, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। हमको 0,0 ये पॉइंट मिल गया। 1,5 तो 1 आपका x ये 1 है और 5 आपका इधर यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये पॉइंट होगा, ये होगा 1,5। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ये लाइन बनेगी। ठीक, तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन किसका है, y इज इक्वल टू 5x, या हम ये कह लें कि ये y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा y माइनस 5x इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अच्छा चलिए अब क्या कह रहा है, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट ऑल्सो रीड द। तो अभी आपने क्या यहाँ पे किया है, इक्वेशन ड्रॉ किया है इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको रीड करना है द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो क्या कह रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो अगर डिस्टेंस हमारा जो यहाँ पे जो x लिया था, ये x क्या था, डिस्टेंस, और y था हमारा क्या, वर्क डन। तो ये जो हमारा y है, एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क डन है। ठीक, और ये जो हमने x एक्सिस लिया है, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 यूनिट है तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो आप यहाँ पे रख के देख लीजिए कि अगर हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यानी x की वैल्यू 2 रखने पर हमको क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10। तो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट, यानी 2 पे 10, तो ये 2 और यहाँ पे जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ से देखेंगे कि 2 पे जब आप ग्राफ को देखेंगे यहाँ पे,
तो ये जा करके ये 10 पे मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये जा करके आपका ये 10 पे मिलेगा और यहाँ पे आपका 10 पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका होगा 2,10। तो 2,10 पे आप देखिएगा ग्राफ से तो आपको यही मिलेगा, ठीक। तो आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे रीड करना था ग्राफ से। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 2 पे आपको वर्क डन कितना मिल रहा है, 2 डिस्टेंस पे आपको वर्क डन कितना यूनिट मिल रहा है, ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा जब आप ग्राफ पे बनाओगे। क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो इतना क्लियर तो नहीं हो पाएगा यहाँ से। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऑटोमेटिक आप ग्राफ को रीड कर सकते हो कि 2 पर ये y पे कितनी वैल्यू मिल रही है। तो y जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये ऐसे जाइएगा और ये x वाले ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर से परपेंडिकुलर और इधर से परपेंडिकुलर। तो देखेंगे कि ये y की वैल्यू 10 पे जाकर के मिलेगी ये x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन 2,10। अब यहाँ कह रहा है 0 यूनिट पे कितना होगा, तो आप देखिए 0 पे क्या हो रहा है, अगर x 0 है तो y 0 हो रहा है, तो 0 पे 0 होगा और क्या, 0 पे वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस अगर 0 है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, तो हमारा y भी वर्क डन भी हमारा 0 होगा। तो ये पॉइंट होगा, क्लियर है। तो ये को था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। कहीं अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो उस दरमियान क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना रिलीफ फंड रिलीज किया है, किसके लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी जो लोग अर्थक्वेक से जो पीड़ित हैं उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है वो हुआ है, ठीक। तो इसमें हुआ क्या कि एक क्लास 9 के 2 स्टूडेंट्स जिसका नाम यामिनी एंड फातिमा है किसी स्कूल के, वो दोनों मिल करके टोटल 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर हम मान लें कि यामिनी का जो है वो कंट्रीब्यूशन x मान लें और फातिमा का कंट्रीब्यूशन y मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहले कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू x, रुपीज x, ठीक, एंड the contribution of Fatima is equal to y, रुपीज y, ठीक। और इन दोनों का मिल करके टुगेदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 100 रुपीज। सही है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो रुपीज तो हटा दें, आप इक्वेशन बना रहे हैं तो ये रुपीज हटा दें, ठीक, रुपीज का सिंबल, इसमें सिंबल यूज नहीं करते रुपीज वगैरह का, क्योंकि इक्वेशन है ना, तो इसमें नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो गया। तो एक इक्वेशन आपको बनाना था ना, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन विच सेटिस्फाई द डेटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई और 100 को इधर शिफ्ट कर लेना है और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो पहला तो आंसर ये हो गया कि राइट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बन गया। अब क्या कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन विच सेटिस्फाई द डेटा, ठीक, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो अब इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपको। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना लें, क्योंकि टेबल का यूज करना है हमें, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये ले लें x और ये ले लें y। अगर हमने x को 50 लिया तो y को भी 50 लेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन है दोनों का मिला करके 100, ठीक है। तो अगर यामिनी ने अगर 50 रुपये कंट्रीब्यूशन किए तो फातिमा ने भी 50 रुपये किए होंगे। अगर यामिनी ने अगर
मान लेते हैं कि 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन किए यामिनी, तो फातिमा ने कंट्रीब्यूशन कितना किया होगा? 60 रुपये। ठीक, अगर यामिनी ने 60 किया होगा तो फातिमा ने 40 किया होगा, फिर 40 रुपये। ठीक है, तो आपका क्या है, x प्लस वाई जो है वो टोटल 100 होना चाहिए एनी हाउ, तो इन दोनों का मिला करके 100 होना चाहिए। तो इस तरीके का टेबल हम बना लेंगे, बन जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो 1 यूनिट को लेट कर लेंगे, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10। हम यहाँ पे एक यूनिट को 10 रुपीज मान लेंगे। ठीक, तो जो ये वाला एक्सिस है ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, क्योंकि यामिनी का मैंने कंट्रीब्यूशन x माना है ना यहाँ पे, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू x। तो ये जो y एक्सिस है ये कंट्रीब्यूशन किसका शो कर रहा है, ये फातिमा का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, ये y एक्सिस जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन अगर यामिनी का अगर 50 हो तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा कितना होगा, तो 50 का मतलब 5 × 10 कर ले, 50 यहाँ पे 5 होगा क्योंकि एक एक यूनिट का 10 लिया हमने, तो 5 यूनिट का 50 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 यूनिट का 50 हो जाएगा। तो चलिए दोनों का देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, और दूसरा भी देख लेते हैं। 40 जो है, अगर यामिनी ने अगर 40 किया तो फातिमा का 60 होगा, तो ये आपका 4 पे 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 6 पे आएगा ये 60 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, यामिनी का अगर 60 हो जाए तो फातिमा का 40 होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, ऐसे देखिए, ये तीनों पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे आप, तो इस तरीके से आपका जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से पास करेगा और ये ऐसे 10 से पास करेगा, इधर 10 से पास करेगा, इधर 10 से पास करेगा। ठीक, तो ये लाइन का ग्राफ जो हो जाएगा, इस लाइन के ग्राफ को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहली चीज की एक इक्वेशन आपको बताना था कि यामिनी और जो है फातिमा के बीच जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनाना था, जो कि हमने बता दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद क्या करना था, उस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। तो हमने टेबल बना करके हमने सारे ऑर्डर पेयर निकाल करके और ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। तो जो यूएसए और कनाडा कंट्री है वहाँ पे जो वहाँ का टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है वो किस में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और इंडिया में जो मेज़र किया जाता है वो है सेल्सियस में। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, F इजिकल टू 9/5 C प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, और इसी से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक हो गया कि ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का ही है, इससे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से, दोनों हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब क्या पूछ रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस में इक्वेशन, एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा
ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये है आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एक यूनिट को हमने 1 डिग्री सेल्सियस माना है, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट में भी एक एक यूनिट को हमने 8 डिग्री फ़ारेनहाइट माना है। वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस को हम डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस को सेल्सियस मान लिया, एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट मान लिया है। तो हम जो एक एक यूनिट ले रहे हैं वो 8 डिग्री सेल्सियस, 16, 24, 32, 8 के डिग्री सेल्सियस में हम डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे भी 8 के डिग्री फ़ारेनहाइट में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो एक यूनिट हमारा 1 डिग्री सेल्सियस इधर होगा एक्स एक्सिस पे, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा वाई एक्सिस पे होगा 8 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 1 यूनिट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमको करना क्या है जरा देख लिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन जो कि हमारा गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पे इक्वेशन है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये जो 9/5 c देख रहे हैं, ये 9/5 c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये c जो होगा वो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी, और f जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। तो अगर हम सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे c के प्लेस पे कोई वैल्यू रखेंगे, तो जो कैलकुलेशन के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे 9/5, तो नीचे 5 है, तो अगर हम c में मल्टीपल्स ऑफ 5 रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है, ईजी हो सकता है, इसलिए क्योंकि 5 के टेबल से ये कट जाएगा c की वैल्यू। मान लेते हैं अगर 5 रखा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा 9 + 32 हो जाएगा आपका 41 सॉरी। तो अगर c की वैल्यू 10 रखा तो 5 × 2 = 10, तो 2 18 टाइम मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 + 32 हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो आपका फ़ारेनहाइट में 50 आ जाएगा। सेल्सियस अगर 0 रखा जाए, चलिए टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, या हम ये कह लें कि एक्स वाई वाला जो है वो हमारा x हमारा सेल्सियस है, तो ये सेल्सियस, और ये हमारा फ़ारेनहाइट। तो अगर सेल्सियस की वैल्यू अगर हम 0 रखें, 0, तो फ़ारेनहाइट में हमको कितना मिलेगा? ऑब्वियस है कि 9/5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 + 32 कितना हो जाएगा बच्चों? 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई? 32। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आई है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आती है, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने यहाँ पे सेल्सियस में 0 रखा तो फ़ारेनहाइट में 32 मिला। तो चलिए c सेल्सियस हमारा 0 है, यानी x एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं, ना इधर ना इधर, तो ये y एक्सिस पे होगा। और f 32, तो 32 देख लिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो 0,32। पहली वैल्यू सेल्सियस की है, दूसरी वैल्यू फ़ारेनहाइट की है, ठीक। चलिए अब जरा यहाँ पे c की वैल्यू अगर हम 10 रखें, या हाँ चलिए c की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं, ठीक। तो अब 10 रखने पे देखिए कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 10 + 32 कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10, 9 × 2 = कितना हो जाएगा? 18 + 32 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो है f की वैल्यू आ गई। कब? जब आपने रखा सेल्सियस की वैल्यू 10, व्हेन c इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हेन c इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे क्या रखा था? व्हेन c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 50 आ गया, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक। अब x पे देख लें 10 कहाँ है? 8 और 16 के बीच में होगा आपका
अगर हाफ करें और उसका भी हाफ कर लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 और 16 के बीच कितने का गैप है, डिफरेंस कितने का? 8 का है। तो 8 का हम 4 पार्ट कर लें तो 2 आएगा, एक पार्ट 2 आएगा हमारा। तो ये मान लें ये बीच में ये हो जाएगा आपका, बीच बीच में ये मिडिल पॉइंट आपका, और फिर इधर वाले मिडिल पॉइंट में यानी कि यहाँ पे, तो ये हमारा 10 हो गया, ठीक। तो अब 10 पे हमको कहाँ जाना है? 50। तो 50 कहाँ पे होगा? ये 40 है, ठीक है। 48 से जस्ट 40 और 48 के बीच में 4 इक्वल पार्ट कर लें, 4 इक्वल पार्ट। तो ये जो पार्ट है आपका, जो ऊपर थर्ड पार्ट जो है, वही आपका 50 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि 42 46 फिर आपका जो है कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 48 के ऊपर जाएगा ना, ये 48 के ऊपर जाएगा ना ये 50। तो 56 में हम 4 पार्ट करेंगे, 48 से 56 में 4 पार्ट करेंगे, और ये जो पार्ट बनेगा पहला पार्ट 48 के ऊपर, यही हमारा 50 होगा। तो कब? 10 पे। तो 10 कहाँ है? यहाँ पे है, 8 के जस्ट। इन दोनों को पॉइंट मिलाएंगे यहाँ पे, इधर से और इधर से, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब 2 पॉइंट अगर मिल गए तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जाएगा ऐसे, ठीक, सीधी लाइन। तो आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि वो किस पॉइंट से कहाँ से कैसे जा रहा है, क्योंकि आप स्केल की हेल्प से आप इस लाइन को सीधी ड्रॉ करोगे। क्योंकि अब हम यहाँ पे तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन थोड़ी तिरछी उर्छी हो जाएगी यार, इतना तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, आप इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ग्राफ पेपर पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा ग्राफ, क्लियर है। चलिए अब से इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। सोचो, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में है, और टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आपको फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करना है। तो देख लेते हैं क्या है, इसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमको। तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो जो गिवन है वो C की वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, और आपको निकालना किसमें है? फ़ारेनहाइट में। तो C के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? C के प्लेस पे हम 30 रखेंगे। चलिए 30 रख लेते हैं, और प्लस यहाँ पे 32। ये 5 से ये कट जाएगा, 6 टाइम में 5 6 30, और ये 9 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 9 6 54, और प्लस 32। तो कितना हो गया? इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका आंसर आ गया, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर क्या आएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो देखिए ये थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक। आपका जो वैल्यू गिवन है वो F की वैल्यू गिवन है, तो F के प्लेस पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 रखेंगे, ठीक। और हमें सेल्सियस की वैल्यू, C की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। F के प्लेस पे 95 रखिए, और इज इक्वल टू ये है 9/5 C प्लस 32। ये 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, ठीक। 95 में से 32 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। 9 - 6 कितना हो जाएगा? 6, 63। तो ये 9/5 C आ गया। अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 63 × 5 अपॉन
9 और ये हो जाएगा C। तो 9 7 कितना होता है 63, 7 5 कितना आ जाएगा 35। तो सेल्सियस में जो हमारी वैल्यू आई है C की वो कितनी आई 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होती है सेल्सियस में वो कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए ये है फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में उसकी कितनी वैल्यू होगी ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूले का यूज होगा, वही इक्वेशन का यूज होगा जो गिवन है आपके क्वेश्चन में। F इज इक्वल टू 9/5 C, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस C की वैल्यू 0 करते हैं, तो ये तो हमने आपको बताया ही था 32 हो जाती है, क्योंकि 9/5 सेल्सियस की वैल्यू C 0 जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट देखते हैं कि जब F अगर 0 कर दें तो क्या होगा। ठीक, चलिए अब F को 0 रख के देखते हैं क्या होता है। F को हमने कर दिया 0, ये 9/5 C प्लस 32। अब इस 32 को इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 C। ठीक, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 नीचे हो जाएगा, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 9, ये आपका सेल्सियस में आ जाएगा। चलिए देखते हैं 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 5 2 10 0, 5 2 10 0 कैरी 1, 5 3 15, 15 और 1 16, तो ये -160 अपॉन 9, ये आपका सेल्सियस की वैल्यू हो गई। डिवाइड करके देख लेते हैं डेसिमल में कितना आ रहा है। चलिए 160 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और यहाँ से फिर 0 ले लेंगे और ये कितनी बार जाएगा 9 7 63, फिर यहाँ 7 पॉइंट लगेगा 0, अगेन 9 7 63, ठीक, फिर ये 7 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं, 9 7 63 अगेन, तो ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये 7 7 7 रिपीट करेगा, तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई -17.77। ठीक है, 7 अप्रॉक्स ले लें, चलिए 7 ही अप्रॉक्स ले लेते हैं, 7 है, या तो 7 ले लें या तो 8 ले लें। चलिए क्योंकि ये 7 के बाद वाली जो वैल्यू है वो 7 है, तो जब 5 या 5 से अगर बड़ी होती है तो उसको हम पीछे वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं। ठीक, तो -17.8 यहाँ पे आप लिख लेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है सेल्सियस की। ठीक है, तो क्या हो गया कि जब हमने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चेक किया सेल्सियस की वैल्यू कितनी मिली, तो -17.8। तो आप फाइनली यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस की वैल्यू -17.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। चलिए अब सबसे लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इज देयर अ टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि
विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे न्यूमेरिकली सेम हो जाए। क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है? ठीक, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। न्यूमेरिकली अगर इक्वल है तो हम F इज इक्वल टू C ये बोल सकते हैं। तो क्या हम C के प्लेस पे F लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए C के प्लेस पे हम F लिख दें, या F के प्लेस पे हम C रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप C के ही प्लेस पे F रखें, आप F के प्लेस पे भी आप C रख सकते हैं। ठीक, चलिए C के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? F रख दिया। तो आप देखिए यहाँ 9/5 क्या हो जाएगा? F, और इधर F है ही ऑलरेडी, प्लस 32। ठीक, अब इस F को उठा करके इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होकर के मिक्स फ्रैक्शन की तरफ बिहेव करेगा, ये 5F माइनस 9F, तो ये हो जाएगा 5F माइनस 9F और होल बाई 5 इज इक्वल टू 32। 5F में से 9F जाएगा तो कितना होगा? माइनस 4F हो जाएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 5F माइनस 9F होगा तो कितना आएगा? माइनस 4F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसमें मल्टीप्लाई कर लें और इधर तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32 में 5 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाई -4। ठीक, तो जब 5 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 160 और -4। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो F की वैल्यू क्या आएगी? -40, तो -40 आ गया ना। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये -40 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो न्यूमेरिकली सेम होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे।